मैं सर्वप्रथम बांग्लादेश के ये सर्किट हाउस में मेहमान लोगों का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज ये बिंद समाज द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेपाल की तरफ से सब लोगों को हार्दिक स्वागत करते हुए मैं सीताराम बिन जी से बांग्लादेश में ये बिन समुदाय के कितना बस्ती है और कितना जनसंख्या है और उनका समस्या क्या है बता दीजिए। नमस्ते, प्रणाम। बांग्लादेश में जो बिन समाज है विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में बास कर रहा है। हमारा चाय बागान में भी है। चाय बागान में मात्र 70 परिवार बास कर रहा है। नेपाल सिंह नेत्रोकोना वो सब इलाका में बिन पट्टी है, बिन के ज्यादा बसोबास है, किंतु हमारे चाय बागान जो है खूब अल्प है सर, बेसी नहीं है। 70 गो परिवार है। नहीं, बांग्लादेश में 1000 प्लस है बिन समाज। और ये बिन समुदाय का बांग्लादेश में खास पर समस्या क्या है, कौन सी समस्या से जूझ रही है? इनके जो देश द्वारा, जो सरकार द्वारा, राज्य द्वारा देने वाले सुविधाओं में उनकी अवस्था क्या है? हमारा वो सुविधा है, हम छोटा है, हम संख्या में कम है। विधायक हम लोग के चाकरी बाकरी में हम लोग सुযোগ नहीं पाता। इंटरव्यू के प्रतियोगिता जो होती है, 10,000 20,000 छात्र छात्री जब इंटरव्यू देता है, वो इंटरव्यू में बिन समाज का 2-1 लड़का लड़की रहता है, तो उसको लड़ने पड़ता है 10,000 20,000 छात्रों के संगे, मेधा के संगे। वो इसलिए वो मेधा के 20,000 मेधा के साथ एक मेधा नहीं प्रतियोगिता में टिक पाता है। हमारा एक बेसी समस्या है, इसलिए हम निगोष्ठी के दाबी सरकार के पास बोलते हैं। जो हम लोग क्षुद्र जाति है, किंतु देश गठन में हमारो भूमि, हम लोग अंशीदार हिस्सा लेने चाहते हैं, इसलिए हम निगोष्ठी के सुযোগ सुविधा चाहते हैं। सरकारी सुযোগ যেমন भाता है, विधवा भाता, प्रतिबंधी भाता, मातृत्वकालीन भाता, वयस्क भाता, ये सब भाता हम लोग भी पाता है, समस्या नहीं। किंतु हमारा मेन समस्या है, हमारा सरकारी चाय चाकरी में हमारा एक ठो आदमी सिलेट विभाग के नहीं ढूंढ पा रहा सका। यहाँ के जो नागरिकता है और स्वामित्व, भू स्वामित्व, भूमि में अधिकार का विषय में बिन समुदाय का क्या है स्थिति? हमारा चाय बागान में जो भूमि है उस कंपनी की भूमि है, और चाय बागान के बाहर से बास करते हैं, वो निजस्व भूमि है, खरीद के रखा है, दरार कोटा बना के रखा है। और बिन में अनेक गरीबों है तो भाड़ाटिया रहता है, किंतु अनेक बिन परिवार है तो उसको घर बाड़ी है रहने के लिए। चाय बागान के जो है उसको निजस्व को भूमि नहीं है, ये खरीद सकता है बिन समुदाय। हाँ, और नागरिकता है कि नहीं बिन समुदाय के पास? नागरिकता है, वोटिंग राइट्स भी है। यही मैं आज संयुक्त रूप में बात करना जा रहा हूँ। जो बिन समुदाय में रिसर्चर के रूप में रामपुरन कॉलेज के प्रोफेसर ये बिन समुदाय के बारे में बहुत से दिन से वो रिसर्च कर रहा है। आपने जो रिसर्च किया है, ये बांग्लादेश के बिन समुदाय के अवस्था क्या मिला और कौन प्रकार का समस्या झेल रही है बांग्लादेशी बिन समुदाय? नमस्कार। मैंने ये रिसर्च करने के साथ साथ हम बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और नेपाल का जो बिन लोग है उसको साथ मिला है, बात किया है, उसका प्रॉब्लम हम आइडेंटिफिकेशन किया है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो ये जनजाति एक्चुअली बिहार यूपी से स्वाधीनता के पहले यहाँ पर आया, वो लगभग 200 साल पहले। 200 साल पहले कोई यूपी, कोई बिहार से, बेंगलोर होकर, कलकत्ता होकर, कोई सिलीगुड़ी होके बांग्लादेश में आए हैं। बांग्लादेश और बांग्ला वेस्ट बंगाल में ये रहता है। मूलतः जो नदी है ना, रिवर का साइड में ये बसवास कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये है जो उसको एक आइडेंटिटी क्राइसिस अभी जा रहा है। वो कौन है उसका बिन जो कास्ट है, कास्ट अनटाइटल में थोड़ा
प्रॉब्लम आ गया। वो नेशनलिटी भी होता है क्या, बंगाल में क्या होता है ना, जो जो बिन कास्ट का आदमी है उसको टाइटल महातो होता है, चौधरी होता है, कोई कोई बिन भी लगाता है। और वो महातो टाइटल 50 से ज्यादा कम्युनिटीज, 50 से ज्यादा जो कास्ट है वहाँ पर रहते हैं। है वहाँ पर जब लाइक बीन जो बेदे जो कास्ट है, बेदे कास्ट के अंदर महातो टाइटल है, कुर्मी कास्ट के अंदर महातो टाइटल है। तो क्या होता है ना बंगाल में, जो वो बेदे और कुर्मी कास्ट का अंदर महातो है, इसीलिए जो बीन जो है जिसको टाइटल महातो है उसको कास्ट सर्टिफिकेट मिलना प्रॉब्लमेटिक हो गया टूरिस्ट। बांग्लादेश में ऐसे तो नहीं है। बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में कहाँ कहाँ बीन लोग अभी है, इसे अभी तक हम ढूंढ रहे हैं। ये जो टी गार्डन है, टी गार्डन में बीन रहता है, ठीक है, मगर जो नदी है तो नदी का आसपास जो बीन लोग रहते हैं वो लोग को साथ ये जो बीन लोग, इसको कम्युनिकेशन डेवलप अभी तक नहीं हुआ। गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश सरकार के पास बीन लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है ये तो एक सवाल है, इसका आंसर भी है। जब सेंसस हुआ बांग्लादेश में, तब सेंसस के तरफ में जो ऑफिसर वहां पर विजिट किया, वो बीन लोगों ने बीन जो कास्ट उसको नहीं बताया, वो बोला हम टी वर्कर्स है। तो उसको आइडेंटिटी एक बीन कास्ट है, मगर वो बोला है आई एम टी वर्कर, तो वो रिजर्वेशन मांगा है। क्या मांगा है, जो टी वर्कर जो है उसको रिजर्वेशन दीजिए। मगर टी वर्कर जो वहां पर है 117 कास्ट और टी वर्कर्स हो, टी वर्कर रूप में काम करता है। तो 100 से ज्यादा जनजाति को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये तो प्रॉब्लम है। मगर बीन को मिल सकता है, बीन को जो ओरिजिनिटी है वह का हम देखेंगे, जो जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, रिजली का जो रिपोर्ट है, स्वाधीनता का देशभाग का पहले को जो रिपोर्ट है वह पर स्पष्ट है, जो बीन ट्राइब का जो मिलती, जो ट्राइब का जो क्या है, जो आइडेंटिटी है उसके साथ मिलता है। तो बंगाल में अभी तक, बंगाल में वो रिजर्वेशन पाता है और शेड्यूल कास्ट के अंदर ही है 10 नंबर सीरियल में। बिहार में अभी वो मांग किया है हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमको शेड्यूल कास्ट का अंदर इंक्लूड करना चाहिए, मगर अभी तक पूर्ण नहीं है, नहीं हुआ। यूपी में भी वही मांग चल रहा है, कभी कभी इंक्लूड किया है, कभी कभी एक्सक्लूड कर देता है, ये हम ऑब्जर्वेशन है। हम तो नेपाल में जब गए थे बीरगंज में, तो वहाँ का जो बीन लोग वो तो इंटरव्यू देने के लिए डर रहा है। वो बोला जो आपको इंटरव्यू देंगे तो गवर्नमेंट हमको पनिशमेंट भी दे सकता है। तो ऐसे बीन जाति हो, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे कैसे जगह में है, लैंग्वेज प्रॉब्लम उसको है। बंगाल में जो है ना, उसको तो एक्चुअली ओरिजिनिटी जो है भोजपुरी लैंग्वेज उसको मदर टंग होता है, मगर यहाँ पर जो बंगाली लोग जो बांग्ला बात करते हैं, बांग्ला बात करने के साथ साथ इसको भी बांग्ला कहना होता है। और बंगाल में भी वही है, बंगाल में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उसको एजुकेशन मिलने के प्रॉब्लम है। एजुकेशन मिलने के प्रॉब्लम है। हम एक एग्जांपल देता है, बंगाल का जो नदिया डिस्ट्रिक्ट है वह हम ऑब्जर्वेशन में रखा है 3 गांव, चौर जदुबाटी है, चौर यात्रा सिद्धि है, चौर जाजीरा है। तीनों गांव उसका मदर लैंग्वेज जो है भोजपुरी है, मगर तीनों गांव में 4 स्कूल है, 4 स्कूल में 3 स्कूल बांग्ला मीडियम है, 1 स्कूल हिंदी मीडियम है। और जो टीचर लोग है मैक्सिमम बांग्ला मीडियम पढ़ के वहां पर पढ़ाता है। तो जो स्टूडेंट है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, जो उसको टीचर जब जो टीचर के साथ बात करता है बांग्ला में करता है, मगर उसको लैंग्वेज तो भोजपुरी है। और भी एक प्रॉब्लम है, जब प्राइमरी एजुकेशन एंड होने के बाद जब हायर एजुकेशन लेने जा रहा है तब उसको बांग्ला प्रेशर पढ़ना है। इसीलिए वहां पर जो भी लोग मैक्सिमम प्राइमरी तो खत्म कर सकता है, कर देता है, मगर हायर एजुकेशन में एंट्री लेने का ही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब मैं ये विषय में बिन समुदाय के तरफ से नेपाल के ऊर्जा राज्य मंत्री भी हो चुके हैं, पार्टी के एक नेता भी है, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि नेपाल में बिन समुदाय की क्या है स्थिति। धन्यवाद पत्रकार भीम हिमरे जी, आप हमारे देश के रेडियो नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैं आशा कर रहा हूं कि आपके माध्यम से नेपाल सरकार और नेपाल के तमाम नागरिकों ही मात्र नहीं, आपके संचार के युग से सारे संसार भर के हमारे समुदाय को लोग सुने। मैं सबसे पहले आपके संचार के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम केवल बिंद के उपजाति है, बिंद एक उपजाति है, हम केवट हम ही है, बिंद हम ही है, मलाह हम ही है, नुनिया हम ही है। यानी
लगभग बहुत सारे उपजातियां जो है उस सब मिलकर के हम सब कहीं बिंद, कहीं मुखिया, कहीं मुरियारी, कहीं बहरदार, कहीं बेलदार, कहीं कुछ लिख करके हम लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्लियर यहाँ होना चाहिए। ये 21वीं शताब्दी के युग में हम छोटा छोटे अलग अलग एक एक ब्रांच अगर खोलना शुरू कर देंगे तो शायद हमारी लड़ाई असफल हो जाएगी। हमारी जो लड़ाई, हमारी मिशन जो है वो असफल हो जाएगी। इसलिए ये बहुत पेचीदा युग में हम मिशन और विजन के तहत हम एकताबद्ध के तहत लड़ना चाह रहे हैं। और वास्तव में जो हमारे समाज के अभी का स्थिति जो है, दशा और दिशा है, नेपाल के मामला में कहा जाए तो हमारे देश के 3 करोड़ आबादी है, जिसमें लगभग 2.5-3 लाख केवल बीन समुदाय है। इसके बाद में मलाह समुदाय हमारा 4-5 लाख के हाराहारी में। इसके बाद रुनिया है। इस सारा मिलाकर के जो हम लोग निषाद यूनियन के रूप में हम लोग स्थापित कर रहे हैं नेपाल में, लगभग 12 से लेकर 15 लाख के हाराहारी में। फिर भी आज देखिएगा तो नेपाल के किसी भी प्रांत के प्रादेशिक सांसद नहीं है, संघीय सांसद नहीं है, राष्ट्रीय सभा नील है, मंत्री परिषद नील है। जबकि मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, हमारे देश के प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री और हमारे पार्टी के, यहाँ तक कि मैं जिस पार्टी से बिलोंग कर रहा हूँ, केंद्रीय सदस्य हूँ, उस पार्टी के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचंड, जो कि नेपाल के सारा निमुखा जात, जाति, भाषा, भाषी, क्षेत्र, धर्म, लिंग सबको समुचित प्रतिनिधित्व कराने के लिए 10 वर्ष की लंबा लड़ाई लड़े। इसके बाद में वहां संविधान सभा के चुनाव उनके अगुवाई में हुई। इसके बाद में संविधान सभा से संविधान निर्माण हुई, संघीयता और गणतंत्र स्थापना भी हुई। इस सारा चीज के श्रेय है आज दलित को, जनजाति को, मुस्लिम को, महिला को, जितना मधेसी को जितना अधिकार सुनिश्चितता हुआ है, इस सब का श्रेय हमारे श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचंड में जाने वाला है, जा रहा है। ये ऑटोमेटिक है, ये सारी दुनिया जान रही है। कोई माने या न माने, प्रचंड नेपाल के मेहमान है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। परंतु मेरा कमेंट कहाँ है, सबको अधिकार दिए, फिर भी हमारा समुदाय अधिकार विहीन है। हमारा समुदाय को जो मधेसी कैटेगरी में रखने का काम किया है, जबकि हमारा समुदाय मधेसी कैटेगरी के होने के बावजूद भी हमारा संस्कृति छूटते हैं, हमारा पहचान छूटते है, हमारा वेशभूषा, लवाई खवाई, सारा की सारा चीज हमारा अलग चीज है। हम वहाँ लोक सेवा आयोग से हमारा विद्यार्थी, बीन समुदाय के विद्यार्थी जाकर के, मलाह समुदाय के, नुनिया समुदाय के विद्यार्थी जाकर के आयोग लड़ेगा। वहां पर मधेश के ब्राह्मण, मधेश के उच्च जात, मधेश के शासक जात, यादव हो, शाह हो, ये सब जाकर लोक सेवा आयोग लड़ेगा। क्या जीत पाएंगे? वहां कतई नहीं जीत पाएगा। चुनाव में जाएंगे, चुनाव में क्या हम इन जातियों से हम जीत पाएंगे? कतई नहीं जीत पाएंगे। तो हम किसी जगह पर सुरक्षित नहीं होंगे। तो हमें राज्य इसके ऊपर सोच करके आयोग बनावे। हमारा आयोग के धारणा है, हम आरक्षण के पीछे दौड़ने वाले नहीं है। आयोग के लिए मुझे लड़ना होगा। तो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री एवं श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचंड ने मुझे हथियारबंद लड़ाई लड़ने की भी जरूर सिखाया। आवश्यक पड़ेगा तो 10 वर्ष देश को राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के लिए लड़े, आवश्यक पड़ा तो अपना समुदाय की मुक्ति के लिए भी लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये आज बड़ी खुशी और गौरव लगा मुझे, जो कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश, 3 देश के त्रिदेशीय हमारे समुदाय के बीच में एक परिचयात्मक और वैचारिक रूप से हम लोग एक गोलबंद कैसे हो, हमारी दिशा और दशा क्या है, हम कैसे आगे बढ़े, हमारी मुक्ति कहाँ है जाकर, इस विषय पर हम एक सामान्य छल पल के सिलसिला शुरुआत किए हैं। ये तो जैसे कि हम कहते हैं फिल्म शुरू होने से पहले कास्टिंग, तो एक कास्टिंग है, फिल्म तो शूट अब होगी। अब हम लोग कभी नेपाल, कभी भारत के उत्तर प्रदेश रखेंगे, तो कभी बिहार में रखेंगे, वो फिल्म शूट होगा, जिसके तहत जो रंग बिरंग के ब्रांच हमारे समाज के जो खोल कर छोट छोट जो गुमती चला रहा है, उस सारा गुमती का सबसे पहले हम तोड़ेंगे और एक बड़ा कारखाना, सामुदायिक बड़ा कारखाना तैयार करने के मिशन और विजन के साथ हम इंटरनेशनल विचार के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, जहाँ की हमारा संसार भर के हमारा समुदाय सुरक्षित हो। उस मिशन और विजन के तहत आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ आप नेपाल से बांग्लादेश और भारत का भी बीन समुदाय के विशेष प्रोग्राम में पहुंच गया है और प्रोग्राम के जरिए आपका विचार भी रख लिया है। जो भारत, बांग्लादेश और नेपाल के जो बीन समुदाय के आंतरिक कल्चर है, मैं आपसे पहले निवेदन करना चाहूंगा, केवल बीन समुदाय नहीं कहिए, हम कहेंगे
बिंद, केवट, नुनिया, मलाह, निषाद, इस सब हम सब एक ही फैमिली के मेंबर सब है। हम सब एक ही है, समझे कि नहीं। बिंद बेलदार, कोई कहीं बिंद बेलदार कहते हैं, और फिर वहां पर गुणी भी लिखे हुए रहते हैं, मलाह भी लिखे हुए रहते हैं। तो बिंद बेलदार कह करके मलाह को हम चित्त क्यों दुखावे, मलाह कह करके बिंद को चित्त क्यों दुखावे। इसलिए सीधे अगर ये जो होल फिशरमैन कह दीजिएगा, फिर भी हम लोग का स्वीकार है। इंग्लिश वर्ड फिशरमैन या मछुआरा समुदाय कह दीजिए। इसीलिए हम कल भी बोले थे कार्यक्रम में, कार्ल मार्क्स ने संसार के मजदूरों को मुक्ति के लिए बोला कि संसार के मजदूर तुम एक हो जाओ, लेकिन हम कहते हैं वहां पर संसार के मछुआरा समुदाय एक हो जाए। केवल नेपाल, भारत और बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स, आपको मलेशिया यहीं पर है, थाईलैंड में है, चाइना में है, हमारा समाज के लोग से इस सब के सब एक झंडा के एक विचार के नीचे आगे बढ़े और संसार परिवर्तन में अहम भूमिका निभा। ये जो आपने बोला है मछुआर समुदाय, जो मछुआर समुदाय के कला, संस्कृति और परंपरा में देश अनुसार भिन्नता है कि और एक ही मिलता जुलता है क्या? देश अनुसार तो थोड़ बहुत तो भिन्दा भिन्न हो ही जाता है, फर्क हो ही जाता है थोड़ बहुत। लेकिन हम देख रहे हैं आज बांग्लादेश में, लेकिन नहीं मुझे लगा कि बांग्लादेश में हूँ मैं, मुझे लगा मैं अपने घर में हूँ, अपने जिला में हूँ, अपने गाँव में, अपने देश में हूँ। क्योंकि यहाँ हमारे सीताराम जी बोल रहे हैं भोजपुरी, हम लोग भी वहां पर भोजपुरी बोलते हैं। यहाँ के शादी ब्याह के रीति रिवाज देखे, जैसा हम लोग के यहाँ शादी ब्याह के रीति रिवाज है, हर चीज, कला, संस्कृति, पहिरन, वेशभूषा, टोटली चीज वही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि संसार भर में हमारा समाज, हमारा समुदाय जो है अपना संस्कृति, कला को बचा कर रखा है। इसमें मुझे बहुत गर्व लगता है, मैं बहुत खुशी हूँ इससे, क्योंकि अपना पहचान, भाषा और अपना संस्कृति को बचा के रखा है। इस बारे में प्रोफेसर प्रदीप रुद्र अधिकारी को पूछना चाहता हूँ। यहाँ से के रिसर्च में जो दिखा है, विभिन्न जगह पे जाके रिसर्च कर लिया है, उन लोगों का संस्कार और संस्कृति और कार्य का कुछ भिन्नता है कि नहीं, क्या है? भिन्नता तो कोई नहीं है, कुछ नहीं, भिन्नता एक ही है। तो बिहार में जो करता है, बंगाल में भी है, यहाँ पर भी है। तो थोड़ा क्या होता है ना, थोड़ा चेंज जो है ना, मिक्स्ड कल्चर जो है ना, जो बंगाल के साथ आए तो बंगाल का थोड़ा लेना है, उसको भी थोड़ा छोड़ना है, ये हो रहा है। मगर उसको जो जो ओरिजिनिटी जो है ना, जो उसको पहले था, वो अभी भी है तीनों देश में। हम तीनों देश को सब जो देखा वही है अभी तक। शादी में वही गाना चल रहा है, शादी में वो जो कल्चर है वो सब एक ही है। मछुआर समुदाय का जो पेशा था, पेशा में अतिक्रमण हो रहा है और लोग भी ये पेशा कर रहा है, और ये पेशा सुरक्षा के सोच क्या है? आप नेपाल में देख रहे हैं बहुत सारे मछुआरा, 10-15 लाख के हाराहारी में मछुआरा समुदाय है, फिर भी वहाँ पर मछुआरा को जो मत्स्य विकास केंद्र, हाँ केंद्र है नेपाल में, मत्स्य विकास केंद्र के आप देखिएगा उसको अधिकारी तो कोई ब्राह्मण होगा, कोई राजपूत होगा, कोई दूसरे पावरफुल जाति के लोग होंगे, लेकिन मछुआरा को उसमें मालूम नहीं है, पता नहीं चलता है। तो ये अतिक्रमण है, ये ज्यादती है, इसको ज्यादती कहा जाता है, अपराध कहा जाता है। तो मैं सरकार से, नेपाल की सरकार से केवल मात्र नहीं, हर एक देश के राज्य की सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारा समुदाय बहुत सोच है, सीधा है, ईमानदार है, मेहनती है, श्रमजीवी है। श्रमजीवी को सम्मान करना राष्ट्र को और राज्य को पहला धर्म और कर्तव्य बनता है। सम्मान करे, हमारा अधिकार सुनिश्चित करे, क्योंकि हम अधिक लेना नहीं चाहता है और हमारा अधिकार छोड़ना भी हम नहीं चाहते हैं। मेरा अधिकार दे। देश में विभिन्न राजनीतिक परिघटनाओं भी हो गया है और राजनीति की तरफ से सांस्कृतिक आंदोलन भी और जातिगत आंदोलन भी हो रहा है। एक पेशा कर्मी के रूप में रहे ये लोग को जो अधिकार मिलना था, उस अधिकार की लड़ाई अभी तक देखा नहीं। अब इस जो आप कर रहा है, एक किस्म का ये संगठित करने के काम हो रहा है, इसका मकसद क्या है? इस संगठित करने का मकसद यही है, एक तो पहले हम संगठित कर रहे हैं अपना अधिकार के लिए, और अधिकार पाने के लिए पहले लड़ना होगा, लड़ने से पहले पढ़ना होगा। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, जब तक शिक्षित हम नहीं होंगे तब तक हम उचित लड़ाई उचित समय पर उचित निर्णय के साथ हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम जब उचित समय पर हम उचित निर्णय नहीं लेंगे तो हमारा लड़ाई हार जाएगी। इसलिए वो हार खाने से बेहतर पहले हम पढ़ेंगे अपने। इसीलिए हमारा नारा, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहे हैं, आधा रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ, एक छाक भूखे रहो लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। क्यों पढ़ाओ? पढ़ने से सचेत होगा
और सचेत लड़ाई कभी भी कहीं भी नहीं हारी जाती है। इसीलिए अपना बच्चा को पहले पढ़ाओ, शिक्षित और दीक्षित करो और समाज को आगे बढ़ाने के लिए संगठित करो, सुरक्षित हो, अधिकार के लिए आगे बढ़े। ये लड़ाई हम अभी वैचारिक संगठनिक और हमारे समाज के एक दूसरे से परिचयात्मक कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सीताराम बिन से आग्रह करता हूं और ये बांग्लादेश में जो अधिकार की लड़ाई है और जो मछुआर समुदाय के समस्या समाधान के लिए यहाँ के जो उद्देश्य से ये संगठन खोला है, अब इस संगठन का लक्ष्य क्या है और कैसे इन लोगों का समस्या समाधान करेंगे? आप जो नेतृत्व कर रहा है उसको समाधान के सोच क्या है? तो लोग सर, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के जो अधिकार चोरी कर लेते हैं बड़ समाज के लोगों को, चोर के प्रथम रुकना पड़ेंगे। रुकने को खातिर हम लोग को ऐक्यबद्ध होना जरूरी है और हम लोग के आदमी जो है शिक्षित करके सचेतन करना जरूरी है। नहीं तो हम लोग के जो अधिकार है मछुआ संप्रदाय के जो अधिकार है, हमारा दिन के पर दिन जब आदमी जनगण विकसित होता है, बढ़ जाता है, तब हम लोग कुंठासा हो जाता है। हमारे अधिकार और संप्रदाय ले लेते हैं। तो उसके लिए हमने ऐक्यबद्ध होना जरूरी है। हम लोग को सचेतन होना जरूरी है। हम सचेतन नहीं होंगे तो हमारा गति आरो खराब होगी। इसलिए हम लोग भारत को एवं नेपाल को जो वीर भाई लोग हैं उन लोग के देखकर हम लोग सामने बढ़ाने के लिए हम लोग वो लोग मंत्री व आरो जो है उन लोग में हम लोग ज्ञान व संगठन चलाने के लिए, हम लोग को बुद्ध होने के लिए, अधिकार प्रतिष्ठा करने के लिए हम लोग संगठित हो रहा है। मैं प्रदीप रुद्र सर को कहूँगा, ये जो मछुआर समुदाय के समग्र विकास के लिए अब क्या करना है, यहाँ का रिसर्च क्या बताता है? पहले तो उसको जो बच्चे लोग हो उसको एजुकेशन चाहिए और एजुकेशन फैमिली से आ रहा है। पहले फैमिली जो मेंबर है उसको थोड़ा बच्चा को ध्यान देना पड़ेगा, उसको एजुकेशन के लिए बात करना है, उसको पढ़ने के चाहिए। और जब उसको एजुकेशन मिल जाएगा तो ये कुछ अच्छा बात हो सकता है, क्योंकि वो एजुकेशन उसको बेटा लीडरशिप देंगे। जब बेटा लीडरशिप आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो अपॉर्चुनिटी के लिए पहले जो सर ने बताया, जो इसको एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन फैमिली से आएगा पहले। और वो जनजाति जो है, बीन लोग बोलिए और दिलदार बोलिए, जो भी एक्चुअली हम लोग उसको फिशरमैन कहते हैं। फिशरमैन एक संगठन भी बिहार में हुआ है, हम लोग एक जर्नल भी कर रहे हैं जल्दी जल्दी, जो फिशरमैन के नाम पे आएगा। तो जो फिशरमैन होगा उसको एजुकेशन के लिए वो जो जाति है, वो जाति को लोग भी डिमांड करेंगे, जो गवर्नमेंट है उसको साथ बातचीत भी करेंगे। नेपाल भी सर तो है ही, बिहार में भी वो चलेंगे, यूपी में भी चलेगा, बंगाल में तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो हो जाएगा। अभी उसको जागरूक शुरू हुआ है। और ये जो आज का जो प्रोग्राम हुआ, 3 देशों का जो सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन एक निशान बन के आएगा और एक जागरण के वार्ता देगा। और फिर उसको एम्पावरमेंट के लिए जो भी चाहिए, एजुकेशनली एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होने के लिए सब संगठित होगा। और संगठित होने के बाद उसको एक ठीक जगह पहुंच जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अब ये जो आंदोलन के रूप में ये सामाजिक कार्य जो आगे बढ़ रहा है, इसके समाधान के लिए आपकी भूमिका क्या होगा और क्या करना चाहिए? मैंने पहले भी बता चुके हैं आपको, एक क्रांति की शुरुआत हो रही है। क्रांति का मतलब सब हथियारे बंद नहीं होता है, क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। क्रांति चेतना, जन चेतना बढ़ाना, ये भी एक महान क्रांति है। सामाजिक परिवर्तन के लिए चेतना सबसे आगाड़ी काम करता है। चेतना के रूप में जब तक हम सचेत नहीं होंगे, आप देख रहे हैं, हम देखते हैं, एक उदाहरण देंगे विदेशों का। जैसे कि भारत के उत्तर प्रदेश में लगभग हमारा समुदाय के उपस्थिति 21% है, 21% है। लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई जो हमारे समुदाय से मुख्यमंत्री बना होगा। लगभग 15-16% बिहार में हमारा समुदाय के लोग, लेकिन नहीं, हम तो नेपाल में कमजोर है। नेपाल के जो कुल जनसंख्या के लगभग 3-3.5% होंगे। हालांकि नेपाल के वहाँ के पूर्वाग्रही राज्य सत्ता कहा जाए या क्या कहा जाए, अब जिस पार्टी को हम है उसी पार्टी का हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी है,
सब सब जाति भाषा भाषी को अधिकार दिए, हमारे जाति को अधिकार नहीं मिला। संविधान सभा में पटक पटक हम बोले, नहीं बोला। तो क्या ये भी जो बोल रहा हूँ ये भी एक क्रांति का शुरुआत है। ये मेरा विषय को, मेरा अभिव्यक्ति को जो जैसे ले, लेकिन हम जिस भीमराव अम्बेडकर कहते हैं तुम जिस कौम से पैदा हुए हो उस कौम को मुक्त कराना सबसे पहला हमारा धर्म और कर्तव्य है। हम जिस जाति समुदाय, जिस रोज हम सांसद बने हुए थे उस रोज हमारे देश के घर घर में हमारा समुदाय के लोग दीपावली किया था कि मेरा समुदाय भी सांसद और मंत्री बन सकता है। तो इसलिए जब दीपावली घर घर में किया था तो मेरा फर्ज है उन समुदायों को अधिकार सुनिश्चित करना। दलित समुदाय कहते हैं मधेश में दलित समुदाय से बदतर अवस्था मेरा समुदाय का है, लेकिन राज्य ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता के नाम पर 2 साल तक दिया, इसके बाद कटा कर दिया, अभी पीड़ा से भोग रहा है, नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज है। तब ये सब मुख्यतः हम जब तक हम सचेत नहीं होंगे, सचेत चेतनशील नहीं होंगे, एकताबद्ध नहीं होगा, तब तक लड़ाई असंभव है। फिर भी असंभव भीतर भी हम संभव हो जाएंगे, हार भीतर भी हम जीत देखते हैं, अंधेरे में भी हम उजाला देखते हैं, क्योंकि हमारा समुदाय अत्यधिक है, बहुसंख्यक है। हम इसे जिस रोज बुझा सकेंगे, जिस रोज बुझ जाएंगे, उस रोज हमारा ये संसार हमारा है, इस संसार पर राज भी रहेगा। क्योंकि इतिहास देखते हैं तो हमारा पूर्वजों ने संसार पर साम्राज्य का किया था, राज्य किया था, जल और थल दोनों पर। एक मायने में कहा जाए तो मछुआरा समुदाय है, कृषक है, जल कृषक है या स्थल कृषक है। हम स्थल कृषक भी है और जल कृषक भी है। कृषि मेरा पैसा है। और इस पेशे को समाज के हिसाब से जो दृष्टिकोण है कि इन समुदाय पर कैसा दृष्टिकोण है? ये सामाजिक दृष्टिकोण राज्य के सोच से बनता है। जिस समुदाय के जिस जगह पर राजनीतिक सत्ता हावी हो जाता है वहां पर हर एक विभेद का दीवार चकनाचूर हो जाता है। आज जहां पर राजनीतिक सत्ता और राज्य की पहुंच नहीं पुगता है वहां पर हर प्रकार के विभेद खड़ा हो जाती है, रहती है। ठीक उसी तरह है। अब इसको जो समाज में एकता कायम करके इसके जो अधिकार दिलाने के जो लड़ाई चल रहा है, जो विमर्श हो रहा है, इसको समाधान का उपाय क्या है? इसके समाधान के उपाय हम दो तरह से देख रहे हैं। हमारी पहलकदमी दो तरफ से बढ़ना होगा। हम केवल शिक्षा 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 पर जोड़ देंगे, शिक्षा पर अपने बच्चे को पढ़ाए तो शुगर हटाई बात हो गया। शुगर हटाई वही जो कहता है, शुगर हटाई एक कथा है, शिकारी आएगी, जाल बिछाएगी, दाना डालेगी, लोभ में मत पड़ना। तो केवल शिक्षा पर ही हम बहस नहीं करेंगे, राजनीति रूप में भी पहलकदमी लेंगे। राजनीति और शिक्षा एक दूसरे के, एक सिक्का के दो पटा है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता है। कहते हैं एक कहावत, जो जिसके पास राजनीतिक शक्ति है उसी के पास हर एक शक्ति है। इसीलिए इसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिटिक्स इज कमांड। हर एक क्षेत्र में राजनीतिक कमांड, वही तो है लीडरशिप जो है, लीडरशिप में आना चाहिए। आप जो रिसर्च किया है उस रिसर्च में जो लोग का आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए उपाय क्या है? आर्थिक अवस्था तो बहुत खराब है। हम जहाँ पर गए थे उसको जो हैबिट है, जो ड्रिंक हैबिट है, वही सबसे ज्यादा उसको खतरनाक बने। क्योंकि हम देखा जो जहाँ पर फील्ड में गया था, हम वेस्ट बंगाल में बात करते हैं, जो वहाँ पर लड़की लोग जो काम करता है उसको महीना पड़ता है पर डे 150 रुपया, और लड़का जो उसको 300 मिलता है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। सेम काम एक ही है। अगर महिला को 150 रुपया मिलता है, पुरुष को 300 रुपया मिलते हैं, फिर क्या पुरुष तो ज्यादा काम नहीं जाता, वो दारू पीता है, और महिला जो लोग है वो जो कमाई करते हैं उसको रुपया और सिल देते हैं। ये भी एक है, ये बात होना चाहिए। ये हम नॉट ओनली हम पटना गया था ये एक सप्ताह पहले, वहाँ पर वो बोला जो हमको जो फैमिली है जो विलेज देगा टोला, बिन टोला जो बोलता है ना, बिन टोली बोला है, वहाँ पर 99% जो मेल है वो ड्रिंक करता है। तो ड्रिंक और दारू पीते जो लोग, उसको डेवलपमेंट के लिए पहले दारू तो छोड़ना ही, धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ेंगे क्योंकि वो तो तारीख से आया था, वो छोड़ने के बाद उसको थोड़ा काम पे आ जाएगा।